आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और ईरान के बारे में, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, जंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोबारा हमला इजराइल ने शुरू कर दिया है। उसके जवाब में ईरान ने भी अब जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया और ईरान के तमाम जो डिफेंसिव सिस्टम है वो सब एक्टिव हो गए हैं और डिफेंस कर रहे हैं। तो जंग बहुत तेजी से बढ़ रही, बहुत तेजी से फैल रही है। क्या सूरत हाल होगी? हालांकि खामनाई साहब ने कहा है कि अब इजराइल का बचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज की रात बड़ी भारी पड़ेगी। ईरान ने यह भी कहा है कि इजराइल लाल हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब इजराइल ने भी बड़ी धमकी दी है और कहा है कि ये पूरा जो है तेहरान वो तबाह कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से न सिर्फ केवल की धमकियां बल्कि कार्रवाई भी शुरू की गई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेतन्याहू वो इजराइल छोड़कर भाग गए हैं, वो अब इजराइल में नहीं है, अलग अलग जगहों पे बताया जा रहा है। तो बहरहाल और पूरा इजराइल भी खाली करा लिया गया, बहुत सारे लोग बंकर में चले गए। तो ये जंग जो है बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। वहीं ईरान में भी मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और लोग नज़ारा देख रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि कहीं भी बम गिर सकता है, कहीं भी अटैक हो सकता है। इसके बावजूद लोग सड़कों पे हैं और अपने फौज की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस पूरे सूरत हाल पे हमने शौकत भारती साहब से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है, क्या शक्ल सूरत होगी। सुनिए क्या कहा शौकत भारती साहब ने। एक बात मैं यहाँ पे अपने चैनल से क्लियर करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और हम हिंदुस्तानी कभी जंग को पसंद नहीं करते, कभी जंग को। अभी आज बहुत ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे अनजानी प्रधानमंत्री थे, वजीर आजम थे, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जो उन्होंने लाल किले के फसील से कहा था कि इजराइल जो है उसने कब्जा किया है फिलिस्तीनियों पर और ये फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। एक दिन इजराइल को फिलिस्तीन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आज वो वायरल हो रहा है वो वीडियो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अनजानी अटल बिहारी वाजपेयी का। तो मैं यहां से पैगाम देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हम जंग नहीं चाहते, हम किसी की बेगुनाह शख्स की मौत नहीं चाहते, चाहे इधर हो या उधर हो या कहीं भी हो। हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं। और हमारे हिंदुस्तान का नारा अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा नारा है हिंदुस्तान का। वासुदेव कुटुंबकम, ये नारा है। और हमारी सारी डिबेट में शौकत भारती साहब हो, हम हो या कोई हो, हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है। हम कतई इस बात से खुश नहीं हो सकते कि इधर मारे गए या उधर मारे गए लोग। हाँ, इस बात का जरूर कि जो दुश्मन है, जो दादागिरी, जो दहशतगर्दी फैलाना चाहता है, अगर दहशतगर्दों पे हमला किया जाता है तो दहशतगर्दों के खिलाफ हिंदुस्तान भी है और दहशतगर्दों के खिलाफ हम भी हैं। शौकत भारती साहब का इस्तकबाल है और तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, कई हजार, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। शौकत भारती साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। और बहरहाल यह है कि इस वक्त एक बड़ी दर्दनाक और खबर है कि ईरान के जो अटैक रात में कल हुआ था उसमें ईरान के मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के 2 सीनियर अरकान अपनी जान से हाथ धो बैठे। ठीक है। और हफ्ते के रोज ईरान के मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा महराबी और ब्रिगेडियर जनरल मेहंदी रिहाई गुज़श्ता रात इजरायली हुकूमत के हमलों के दौरान शहीद हो गए। तो अभी जंग जो है वो जारी है, वो रुकी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हमला हुआ था, उसमें संभलना ईरान के लिए बहुत दुश्वार था, जबकि एक इतना बड़ा प्लान किया गया था कि मोसाद ने ईरान के अंदर एक बाकायदा तौर के ऊपर अंडरग्राउंड एक बंकर यूनिट
जिसके अंदर वो ड्रोन की पूरी यूनिट थी, वो वहां पहुंची हुई थी और फिर मोसाद के कमांडोज वहां के ऊपर डाले गए और उसके बाद जो ईरान का डिफेंस सिस्टम था उसको पहले उस पर अटैक किया गया ताकि इजराइल के जहाज जो हैं बेरोक टोक आते रहें। जैसा कि आपको मुमताज साहब याद होगा कि रशिया के अंदर क्या किया गया था, 18 महीने की मेहनत करने के बाद रशिया के अंदर से जो है अंदर ड्रोन पहले भेज दिए गए थे बॉर्डर से। अब जाहिर सी बातचीत है, जो आप किसी भी उड़ने वाली चीज को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो ड्रोन हो, अगर वो फिजा में बाहर से आपकी फिजा में आ रहा है तब तो आप डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो अगर आपके घर के अंदर से उड़ रहा है तो दुश्वार होता है। तो जो काम यूक्रेन ने रशिया के एयरबेस के ऊपर न्यूक्लियर, उनके जो क्या नाम जेट्स थे जो न्यूक्लियर ले जाने वाले थे, एटॉमिक क्या नाम आर्सनल्स को, उसके ऊपर जो अटैक किया था 40, बिल्कुल सेम टाइप का काम जो है वो अंदर से किया गया। जाहिर सी बातचीत है, ये काम ट्रम्प की नॉलेज में हुआ था, रशिया के अंदर जो हुआ, और ये भी काम जो है ट्रम्प की नॉलेज और ट्रम्प के सिग्नल के बाद हुआ। इसी से ट्रम्प बहुत धमकी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे कि उनको ये पता था कि हम जो तुमने अपना डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, तुम बाहर से जब कुछ आएगा तब तुम रोकोगे। हमने इतना अंदर से प्लान कर रखा है कि वहां से वो ड्रोन उड़कर वो तुम्हारी न्यूक्लियर साइट्स को और तुम्हारे रडार सिस्टम को उनको जैम कर देंगे। इसलिए बहुत ज्यादा इनको ओवर कॉन्फिडेंस था और उसका नतीजा भी निकला। और कल भी जब सर्चिंग चल रही थी तो ईरान ने कई पिकअप्स पकड़े हैं, उन पिकअप्स के अंदर जो है वो ड्रोन पकड़े गए हैं। इसके मतलब कि जो मोसाद के कमांडोज हैं वो ईरान के अंदर दाखिल होकर ग्राउंड ऑपरेशन की शक्ल में जो है वो अपने इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये अब कंफर्म हो गया कि उनका एक अंडरग्राउंड एक टनल था जिसमें उन्होंने ड्रोन बेस बना रखे थे और उस ड्रोन बेसिस के जरिए ये काम पहले किया गया था। ऐसा था कि पूरी टॉप की, यानी आप समझ लीजिए टॉप की लेयर खत्म कर दी गई। और जाहिर सी बातचीत है कि किसी भी कंट्री की टॉप की लेयर को, टॉप की मिलिट्री लेयर को, टॉप के साइंटिस्ट को, और इतना ही नहीं, अगर आप जो सुप्रीम लीडर के एडवाइजर जो सारी चीजों को देख रहे थे, अली शमखानी, जो आके सारी रिपोर्ट इनको देते थे, आगे रहबर के पास जाती थी, और यहां तक कि खामनेई साहब के घर के ऊपर भी अटैक किया गया। तो ये जो सारा खेल हुआ उसने हिला के रख दिया ईरान को। इससे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर जो उसका जहाज गिराया गया था, क्या कहते हैं उनका, जनाब सदर रईसी का, और उसके अंदर भी पूरी कैबिनेट कहा जाए जो मेन लोग थे जो ईरान की पॉलिटिक्स को डील करते थे, वो सारे लोग मारे गए थे। अब ये 20 से ज्यादा टॉप कमांडर्स और उसके अलावा साइंटिस्ट और एडवाइजर जो है वो उनको मारने के बाद पॉसिबल नहीं था कि काफी दिनों तक ईरान संभलता, फिर से सेटिंग होती। लेकिन आप देखिए कि दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क ईरान है कि इतनी बड़ी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट कर देने के बावजूद उसने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है क्या किया कि तेल अवीव को गजा के अंदर बदलना शुरू कर दिया। यानी अब तेल अवीव के जो फुटेज आ रहे हैं उसमें जैसे गजा के अंदर तबाही हुई है उस तरह की तबाही, और इस कदर तबाही हुई है कि अब बहुत ही सख्ती से वहां के मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है, प्राइवेट लोगों को भी कह दिया गया है कि वो वहां से किसी तरह का फुटेज जो है वो ना भेजें। और किसी भी साइट के ऊपर उन्होंने बड़े सक्सेसफुल अटैक किए। और कब किए?
आप ये सोचिए कि जब पूरी तरीके से फ्रांस अलर्ट था, ब्रिटेन अलर्ट था, अरब के कुछ कंट्रीज अलर्ट थे, अमेरिका वहां के ऊपर अलर्ट था और सब इंटरसेप्ट करने के लिए बैठे हुए थे। और उस बीच में ईरान ने 5 बार जो है लगातार रात से लेकर सुबह तक अटैक करके ये इजराइल को ऐसा झटका दिया है कि अब उसको लग रहा है कि ये क्या हुआ है। और यही हुआ कि ट्रंप ने वो मोहम्मद बिन सलमान के जरिए मैसेज भेजा कि इस ईरान तक कि इसको एक्सक्लेट न किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इससे पहले क्या कहा था कि हमने जिस तरह से वो लीडरशिप को मिलिट्री की एलिमिनेट कर दिया, हमारे रास्ते में, डील के रास्ते में जितने रोड़े थे हमने उन सबको हटा दिया और हम आगे भी उन सबको एलिमिनेट कर देंगे अगर बैठकर हमारे साथ बातचीत नहीं की जाएगी। ईरान ने नहीं करने के बजाय उस डील को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया कि हम तुम्हारे साथ किसी तरह की आगे बात नहीं करेंगे और उसका प्रैक्टिकल जवाब दिया कि हम देखो किस जबान में तुमसे बात करेंगे। और ईरान ने अब उस जबान में इजराइल के साथ बात करना शुरू कर दिया है। इजराइल तो खैर मैं गलत कर रहा हूं, एक्चुअली इजराइल जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी है। तो ये सब कुछ अमेरिका करा रहा है और अमेरिका के जरिए सब कुछ हो रहा है और अमेरिका ने ये काम किया है। तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये क्या नाम है वो है, ये अमेरिका की प्रॉक्सी है और प्रॉक्सी के तौर के ऊपर इजराइल जो है वो लड़ रहा है और अटैक कर रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ईरान की वो देखने से ताल्लुक रखती हैं। जी मैं दूसरे चैनल पर एक अच्छा अपडेट आपने शौकत भारती साहब दिया है यहाँ पे और एक अच्छा तजिया आपने पेश किया है। और मैं चूंकि कुछ लोग शौकत भारती साहब जानना चाहते हैं कि इस वक्त गाजा की क्या सूरत हाल है, और चूंकि मैंने भी ये कहा है कि हम आज भी अगर बात करेंगे, शुरुआत करेंगे अपनी गुफ्तगू की, तो उसमें गाजा जो है वो उसको हम शामिल रखेंगे, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है वो फिलिस्तीन से और गाजा से जहन को भटकाने के लिए यहीं पे। और आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है कि वहां पे जो लाखों लोग बढ़ रहे हैं, तो मिस्र और लीबिया ने गाजा मार्च के लिए कार्यकर्ताओं के एकत्रित होने से रोका। और कल मैंने देखा था रात में कुछ फुटेज आए थे कि मिस्र सरकार ने कुछ ऐसे गुंडों को वहां पे लगा दिया था कि जो मार्च में लोग आए उन पे हमले करो। तो इस तरह से आम लोगों से वहां पे उन पे हमला कराया, लेकिन वो मार्च अब भी बढ़ रहा है। मैं शौकत भारती साहब से भी चाहूंगा कि थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे गाजा के लिए लोग मार्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए इतने बदतरीन हालात के बावजूद कल जब हमला किया ईरान ने तिल अवीव पे, तो वहां पे हमने तस्वीर देखी थी, वहां पे एक फुटेज आई थी कि किस तरह से वहां के लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये तस्वीर वहां से उभर करके आई थी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शौकत भारती साहब, क्या क्या थोड़ा से कि जो काफिला लोगों का चला है अभी भी वो पीछे नहीं हटे, और अभी भी वो कह रहे हैं कि हम गाजा के लिए, गाजा में जो भूखे और प्यासे लोग हैं, हम उनके लिए कमिटेड हैं और हमारा मिशन वही है कि गाजा की नाकाबंदी खत्म की जाए और वहां पे कत्लेआम रोका जाए। क्या क्या इस वक्त की थोड़ा से अगर कुछ अपडेट हो, ये जो लोग चल रहे हैं, क्या यही मकसद था कि डिस्टर्ब किया जाए इजराइल का और इधर से तवज्जो हटाई जाए? शौकत भारती साहब, के अंदर इतना जुल्म करने के बावजूद भी गजा खाली नहीं हो रहा और यमन के मिसाइल जो हैं वो लगातार तेल अवीव के ऊपर जाकर गिरते रहे। और अब जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि एक ही किचन है जहां से सब सारी सर्विसेज दी जा रही हैं, यानी हमास को भी, हिजबुल्लाह को भी, हौती को भी, हजदल शाबी को भी। तो उन्होंने कहा कि भाई
हम उस किचन को बंद करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान को 60 दिन की वार्निंग दी गई थी अमेरिका की तरफ से, इस 60 दिन के अंदर हमारे साथ नेगोशिएट कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो 61वें दिन ये पावर का इस्तेमाल कर दिया गया। इससे, इस अटैक से ईरान को यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमारी बात अगर नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी लीडरशिप, हम तुम्हारी मिलिट्री की जो क्या नाम है टॉप के लोग हैं, हम तुम्हारे साइंटिस्ट को, हम तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, हम तुम्हारी मिलिट्री साइट्स को, हम तुम्हारे आर्म्स अम्युनिशन के भंडार को, इन सब को हम तबाह कर देंगे और बेहतर यह है कि तुम हमारे साथ नेगोशिएट के ऊपर आओ। ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद रिटेलिएशन करके जवाब देकर, जवाबी हमला करने के बाद बता दिया कि हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। ये मुमताज साहब दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है ट्रंप ने, ये दुनिया वालों अगर हमारे साथ नहीं रहोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, हम जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं करोगे, तो याद रखना, एक तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, दूसरे तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तीसरे तुम्हारी लीडरशिप को, चाहे मिलिट्री हो, चाहे क्या नाम है नॉर्मल लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप, हम तो दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये जो एलिमिनेट करने का खेल जो शुरू किया है ट्रंप ने, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे ईरान ने तो जवाब दे दिया कि हम तैयार हैं। अब ये वर्ल्ड के दूसरे जो कंट्रीज हैं, ये उनको सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी बात है कि भाई अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो अमेरिका एलिमिनेट कर देगा। और यही वजह है कि रशिया के जो सदर हैं पुतिन, उनको भी एलिमिनेट करने के लिए तकरीबन 46 ड्रोन जो थे उनके क्या नाम है हेलीकॉप्टर के ऊपर मारे गए थे, लेकिन वो ड्रोन जो हैं वो रशिया की जो फोर्स थी उसने मतलब रोक दिए थे। तो ये जो एक नया ट्रेंड चला है कि अगर कोई कुछ नहीं मानेगा ट्रंप की बात तो फिर ट्रंप उसको एलिमिनेट कर देगा, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया की पीस के लिए, दुनिया के जस्टिस के लिए, दुनिया के हुक्मरानों के लिए इसको ईरान के ऊपर अटैक की हैसियत से न देखा जाए, बल्कि पूरी दुनिया इसको बहुत समझदारी से देखे कि अमेरिका ने अब ये तय कर दिया है, हालांकि ये तो बुश ने ही 9/11 के बाद तय कर दिया था कि हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं है। आज जो है बुश ने तो कहा था और इस वक्त जो है ट्रंप ने बाकायदा तौर के ऊपर करके दिखा दिया। उन्होंने देखिए मैं शौकत बाती साहब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। मैं आपके उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जो आपने दूसरा सवाल किया है। अब दूसरा बात यह है कि जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्टर्स ने ये देख लिया कि ये जो अटैक किया है, ना यूनाइटेड नेशन की परवाह है और ना किसी की परवाह है, ये जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और ये गजा को धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। तो वो मोमेंट कहीं रुक ना जाए और उस दर से तवज्जो हट ना जाए, तो एक तरह से पब्लिक ने जो है वहां के ऊपर रिवोल्ट करना शुरू कर दिया है। और ये बहुत सी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ये तो फोर्सफुली गजा को खाली करा रहे हैं। तो ये इसको भी दबाने की जो कोशिश कर रहा है इजराइल, ये दब नहीं पा रहा है। गजा के अंदर अभी भी कत्ल गारत गरी हुई, लेकिन गजा के लोगों ने इस अटैक को बहुत अप्रिशिएट किया। हमास ने जहां क्या नाम है ईरान की लीडरशिप को मारे जाने के ऊपर ताजियत पेश किया, हिजबुल्लाह ने ताजियत पेश किया, वहीं उन्होंने
ये जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, और सबसे बड़ी बात वेस्ट बैंक के करीब, वही जेरूशलम के पास जिन बस्तियों को सेटलर्स ने खाली कराया था और खाली करा के फिलिस्तीनियों को निकाला था, कल के अटैक में वहां पर भी टारगेट किया है, वहां पर भी टारगेट किया है। जाहिर सी बातचीत है, अब ईरान से जंग में उलझने की वजह से जो है गजा पे उतना इजराइल प्रेशर नहीं कर सकता, उसको अपने फोर्स को। और अभी जो कल का अटैक हुआ है, हाँ, और ये जो अटैक का सिलसिला जारी है, ये नहीं कि अटैक हो गया, हाँ, अटैक तो हो रहा है, हाँ, यानी ईरान के तरफ, ईरान पर हुआ, फिर ईरान की तरफ से हुआ, फिर ईरान के ऊपर हुआ, फिर ईरान की तरफ से हुआ, तो इसका सिलसिला अभी रुका नहीं है, ये अभी कंटिन्यू जारी है। तो जाहिर सी बातचीत है कि सारा कंसंट्रेशन इस वक्त इजराइल का भी जो है वो ईरान की तरफ हो गया, वो कंसंट्रेशन नहीं है कि जो कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा गजा के तरफ था। तो और इस वक्त की हालत यह है कि सब इनकी पूरी कैबिनेट बंकर के अंदर है, और यह भी पता चला है कि इनका जो नेवल का जो कमांडर था वो भी इसके अंदर मारा गया है, एक और इजराइल का कमांडर इसके अंदर मारा गया है, क्योंकि वहां से न्यूज नहीं आ रही है। तो बहुत ही जो इधर उधर से न्यूज मिल रही है उसके अंदर, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस बिल्कुल, तरह और ये से तो छिपाते हैं, ये तो बताते नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और जैसे ही मिसाइल आने लगा तो वहां से भगदड़ मच गई। जैसे पेंटागन के अंदर बिल्डिंग है, वैसे ही सेम तेल अवीव के अंदर थी जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल अटैक किया है, और सबसे बड़ी बातचीत है कि ब्रिटेन के, फ्रांस के, अरब के कई कंट्रीज के रोकने के बावजूद भी ये नहीं रुका। और सबसे बड़े कमाल की बातचीत है, ये दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ये किसी कंट्री के ऊपर अगर आपने अटैक किया हो, इतना वर्स्ट अटैक किया हो कि जब वहां पर अभी लोगों का दफन कफन और वहां से ले जाना और मलबे से निकालना भी नहीं तय हो पा रहा है, उसका पूरा रडार सिस्टम, उसके लॉन्चर सब खत्म कर दिए हों, उसके बाद उसने 24 घंटे के अंदर जवाब देकर अपने आप को फिर से स्टैंड कर दिया। ये मतलब ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, और उन अरब ममालिक के लिए भी। एक चीज जो बहुत बड़ी इस वक्त कही जा रही है और ईरान का जो लोहा अब माना जा रहा है, वो ये है कि F-35 जो दो इनके फाइटर जेट को जो मार गिराया है अमेरिका के, जिसके बारे में बड़ा चर्चा था, बड़ी सौदेबाजी, और इसको कोई टच नहीं कर सकता, और एक पायलट भी पकड़ा गया, ये भी। तो ये इसका डिफेंस करना और इसको मार गिराना, ये कितनी बड़ी आप ईरान की इसे कामयाबी मानते हैं। और ऐसे वक्त में कि आप देखिए कि जब वहां पे तमाम बड़े बड़े कमांडर्स, यानी एक बिल्कुल हालात मतलब खराब से खराब तर कर चुके थे, इसके बावजूद वहां पे जिस तरह से डिफेंस किया गया, कैसे, क्या देखते हैं इसको शौकत भारती साहब? F-35 जी देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है कि एक F-35, एक F-16 गिरा लिया गया और एक पायलट को अरेस्ट कर लिया गया, इस न्यूज को प्रेस में तो डाला है, लेकिन ज्यादातर जो चैनल्स हैं और ज्यादातर जो मीडिया है उसने इसको ब्लैक आउट कर रखा है, ठीक है। हालांकि दूसरी तरफ से जो डाला गया है, वहां के ऊपर उस लड़की को जो पकड़ा है, पायलट है, उसका नाम भी दिया है, उसका फोटो भी रिलीज किया है, वो हमारे पास है। लेकिन ये कि सिवाय जो है प्रेस के और बाकी वैसे जो नीचे वाले रिसोर्सेज हैं उसके, किसी और ने इसको नहीं वो किया है। खैर, ये न्यूज इतनी जल्दी जो है कंफर्म होके आती भी नहीं है, इसमें टाइम लगता है, और ये अगर काम किया गया है तो ये बहुत ही जबरदस्त काम है, क्योंकि ये कोई हल्की चीज नहीं है कि आपने F-13 को गिरा दिया या F-16 को गिरा दिया। इसके मतलब जिस जगह के पूरे डिफेंस सिस्टम को तुमने जीरो कर दिया था, खत्म कर दिया उसके था, फूटे शौकत भारती साहब, आप
शौकत भाई आप सही कह रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट आएगी और जांच में सब कुछ है, लेकिन जो फुटेज आए हैं वो फुटेज इस बात की गवाही दे रहे हैं किस तरह से उसको जा करके इंटरसेप्ट किया और उसको मार गिरो। बहुत वादे क्लियर तस्वीर उसकी जारी की है शौकत भारती साहब। जी जी, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, वो फोटो है मेरे पास। ये देखिए, मैं आपको इसको शो भी कर देता हूं अपने नाजरीन के लिए कि ये पूरा फोटो जो है वो मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई बातचीत है, उसका फोटो भी आया। लेकिन मैंने अभी बताया ना कि ये तो जानबूझ के बहुत सी न्यूज छिपाई जा रही है। देखिए, ये उसका ये फोटो है, ये फोटो दिखाया जा रहा है, ये देख लीजिए, ये फोटो है, मेरे पास भी फोटो है, ठीक है। ये पूरी इसके साथ दिखाया जा रहा है, दूसरा टुकड़ा पड़ा हुआ है, ये दिखाया जा रहा है, ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन ये कि अभी इसका ऑफिशियल जिसे कहते हैं ना कि एक बयान आना, उसको प्रेजेंट करना होता है कि उनको सामने प्रेजेंट किया जाता है। हालांकि इसमें तो उसका नाम तक दे दिया है कि किसको क्या नाम है पकड़ा है, उसका फोटो है। जाहिर सी बातचीत, ये फोटो तो उसका हंसता हुआ है, तो ये उस वक्त का तो फोटो होगा नहीं, ये तो अपना उसका फोटो है जो उसने प्लेन के साथ खिंचाया है। जब और प्लेन भी सामने खड़ा हुआ है, तो क्रैश अगर हुआ है प्लेन तो उस हिसाब से तो इसको नहीं बताया जा सकता। फोटो उस टाइप का भी हमको नहीं मिला कि जब वो गिरी है, जब वो पकड़ा गया है, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हो गया तो जल गया, खत्म हो गया या टुकड़े हो गए। ये जो फोटो आया है, इसके साथ में एक जहाज दिख रहा है, हस्ती वो फोटो खिंचा रही है, ठीक है। इसको लगाकर बताया गया है। अभी इस तरह का फोटोग्राफ जिसमें क्या नाम है ये हो कि साहब वो इंजर्ड है, और जाहिर सी बात है कि वो गिरी है तो उस वक्त की पोजीशन अलग होगी, तो वो नहीं है। तो इसलिए मैं उस पर अभी कोई बात नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं हरफे आखिर हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। हो सकता है कि किसी के बात कंफर्म हो, लेकिन जब तक मुझे कंफर्म नहीं होगा मैं इसको अभी अपडेट नहीं कर सकता। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं अपडेट की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये बहरहाल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो कहा जा रहा था कि कहाँ है, क्या है, क्यों नहीं हुआ। एक तो एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो मुमताज साहब जो बता रहे हैं ना कि जब दोबारा इन्होंने अटैक किया है रात के अंदर, उसके बाद इनकी ज्यादातर मिसाइल्स को उन्होंने डिफेंस कर लिया ईरान ने। वो तो प्रैक्टिकल दिखा दिया, वो तो दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा था कि जैसा हमला वो पहली बार करके गए थे, दोबारा जब उन्होंने वही हमला करने की कोशिश की, मिसाइल्स आए, तो उनको पूरा जो उनका डिफेंस सिस्टम था उसने डिफेंस किया। और इतना ही नहीं, इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे के पास या कोई एक और रोजा है, मैंने देखा है कि उसको क्लियर नहीं देखा, कि बहुत भीड़ है और सामने एक स्क्रीन लगा हुआ बहुत बड़ा। इजराइल के ऊपर जो अटैक हो रहा है वहां पब्लिक खड़ा होकर जैसे मैच नहीं एंजॉय करती है, उस तरह से वो एंजॉय कर रही है सड़कों के ऊपर, वो मैंने देखा है। तो और फिर तमाम फुटेजेस है कि भाई अच्छा, इससे तो इनकार इजराइल खुद नहीं कर रहा। इजराइल का भी एक रिपोर्ट आई है कि जेरूसलम पोस्ट की है या किसी और की है, भी मैं बता नहीं पाऊंगा, मैंने खुद देखी है कि 4 लोग मरे हैं, 70 जो हैं घायल हैं। आप जानते हैं कि 70 घायल हैं, बता रहे हैं 170 सवाल ये इसको पलट दिए 170 मरे होंगे, क्योंकि इनका झूठ जो है, ठीक है, इनका तो जाहिर सी बातचीत है, मिसाइल्स गिरे हैं वहां के ऊपर, ड्रोन नहीं गिरा है, बिल्डिंग्स हिट हुई हैं वहां के ऊपर, पूरी पूरी बिल्डिंग बैठ गई है वहां के ऊपर। इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री, इनका मोसाद का हेडक्वार्टर, इनके बहुत से वो एक जो सब तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है, और मैं जैसे ही नेटवर्क ठीक होता है मैं शौकत भारती साहब को प्री स्क्रीन पर लूंगा। ये नेटवर्क भी अजीब चीज है, लेकिन शौकत भारती साहब जो बता रहे थे किस तरीके से वॉर मिनिस्ट्री वो तबाह हुई, कई मिनिस्ट्री तबाह हुई है। और खबर तो ये भी आ रही है कि जो मोसाद का हेडक्वार्टर है, आईडीएफ का हेडक्वार्टर है, वो भी इस हमले में तबाह हुए हैं। और शौकत भारती साहब, खबर कल रात ये भी चल रही थी कि जो नेतन्याहू का घर है तिल अवीव में, वो भी डिस्ट्रॉय हुआ है, और आईडीएफ का हेडक्वार्टर, मोसाद के ये तमाम जो ऑफिसेज बड़े थे वो सब टारगेट किए गए। जी शौकत भारती साहब।
अब आप ये बताइए कि जो आदमी कह रहा है कि मैंने सब डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान का, उसके बाद उसकी पूरी कैबिनेट बंकर के अंदर है, इसके क्या माने? उसकी पूरी कैबिनेट बंकर के अंदर है। और जैसा कि अभी हम एक और डिबेट में थे, मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट थे मुश्ताक आमिर, वो बात यही कह रहे थे कि भाई इजराइल की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है, मतलब पल पल की सिक्योरिटी है, एक एक आदमी के पीछे सिक्योरिटी है। और उसके बाद हाई अलर्ट पे इजराइल, और उसके बाद अमेरिका, फ्रांस और अरब, ये तमाम हर जगह से इंटरसेप्ट होने के बावजूद भी ईरान ने ये इतना बड़ा काम कर दिया है, इतना बड़ा काम कर दिया है। यानी दुनिया की सोच क्या थी कि अब टॉप लीडरशिप गई, खत्म ईरान, उनके हिसाब से तो खत्म ईरान था। पूरी दुनिया दांतों के नीचे उंगली दबाए हुए है कि कैसा चुन चुन के टारगेट को हिट किया। आईडीएफ का हेडक्वार्टर है ना, पूरा जो है मोसाद का हेडक्वार्टर, समझ रहे हैं बात को, और पेंटागन के तरीके से यहाँ के ऊपर इनका पूरी डिसीजन लेने के लिए मिलिट्री का वो हेडक्वार्टर, डेवोना के पास इनका जो है, जो इनके ये फाइटर जेट्स जहां से उड़ते हैं, क्या नाम है उसके ऊपर। तो ये सारा अटैक, और शायद ही कोई जगह हो वहां के ऊपर उनके मिसाइल, और उसके साथ साथ में मिसाइल उन्होंने उनके ऊपर भी गिराया जो फिलिस्तीनियों की जमीन छीन रहे थे, यानी वेस्ट बैंक के अंदर उन सेटलर्स के ऊपर भी गिरा दिया। ठीक है, और वहां भगदड़ मच गई है। और यही वजह है कि गजा के अंदर लोग खुश हो रहे हैं कि पहली बार ये हुआ कि इनके साथ में हुआ। वेस्ट बैंक तक के ऊपर, जेरूसलम के ऊपर, ये पूरी तरीके से एक छोटी बात नहीं है। बहरहाल जो लोग पूछ रहे थे कि ईरान अब क्या करेगा, ठीक है, एक तो उनको जवाब मिल गया, और दूसरे वो जाहिल किस्म के अंदर अंदर अमेरिका और ईरान, इजराइल और ईरान मिले हुए हैं। ये जो जाहिल टाइप की को जो गैंग है, ठीक है, ये इसको भी जवाब मिल गया। अरे सब अंदर अंदर मिले हुए हैं, समझ रहे हैं बात को, आप लोगों को नहीं पता, ये सब ड्रामा है, और ये जो है नूरा कुश्ती है, समझ रहे हैं बात को। तो ये उनको भी जवाब मिल गया, और उनको भी जवाब मिल गया कि जो तमन्ना रख रहे थे अब तो बस खत्म हो गया। और बहुत से चैनल इस तरह की बातें कर रहे थे जैसे मालूम हुआ कि भाई इजराइल ने सब कुछ कर दिया। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो अमेरिका और इजराइल की तारीफ कर रहे हैं कि वो अमेरिका और इजराइल जो ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात मानता है, ना ह्यूमन राइट्स की बात मानता है, ना WHO की बात मानता है, ना यूनाइटेड नेशन की बात मानता है, ना सिक्योरिटी काउंसिल की बातचीत मानता है। कल तुम्हारे साथ किया तो क्या करोगे? जिसने पूरी दुनिया के कानून को माना ही नहीं, धता बता दिया। अगर ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता तो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक फैसला होता, वहां से एक मिलिट्री टीम गठित होती। ये क्या इनको गुंडा बना दिया गया है कि जहां चाहे जो चाहे वो करोगे? तो जो लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं, कल अगर अमेरिका ने इनके ऊपर अटैक कर दिया तब ये भी चिल्लाएंगे, अरे साहब ये तो यूनाइटेड नेशन के बगैर कर दिया, कल इनके ऊपर इजराइल ने कर दिया। तो ये सोच लीजिए कि अमेरिका की प्रॉक्सी है, इजराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है। इजराइल अमेरिका और ब्रिटेन की वजह से है। ब्रिटेन और अमेरिका ने इसको ब्रिटेन ने बनाया है, बाद में अमेरिका आया, उसने सपोर्ट कर दिया, और जब से लेके आज तक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझ लें कि इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, जेनोसाइड करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, औरतें, बच्चों, किसी के ऊपर यानी बेरहम लोगों को भूखा मारने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो ये समझ लें कि दुनिया के बदतरीन जालिमों को सपोर्ट कर रहे हैं। अलकायदा इन्होंने बनाया, तालिबान इन्होंने बनाया, लश्कर इन्होंने बनाया, दाइश इन्होंने बनाया, STS इन्होंने बनाया, दुनिया भर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और उल्टा जो लोग इनसे लड़े, हमास को टेररिस्ट बता रहे हैं, हाँ, हिजबुल्लाह को टेररिस्ट बता रहे हैं,
हजदल शादी को टेररिस्ट बता रहे हैं, ईरान को सपोर्टर बता रहे हैं। अभी जौलानी की हुकूमत किसने कायम करवाई? जौलानी के ऊपर 10 बिलियन का इनाम है, तो उनको टेररिस्ट बता रहे हैं और अमेरिका को इसलिए नहीं बता रहे हैं। इसके मतलब अमेरिका अगर टेररिस्ट को एक सच्चा शरीफ आदमी कहेगा तो आप कहने लगेंगे। तो इसके मतलब हकीकत ये है कि आप अमेरिका से डरते हैं, आप इजराइल से डरते हैं, आप बुज़दिल हैं, आप जालिम के साथ हैं। याद रखिएगा, कल अगर आपके साथ ये सब कुछ होगा, क्योंकि अमेरिका ऐसा नहीं है, किसी का नहीं है। अभी उसने यूरोप के ऊपर टैरिफ लगा दी, अभी वो कह रहा है कनाडा के ऊपर हम कब्जा करेंगे, अभी कह रहा है कि ग्रीनलैंड के ऊपर हम कब्जा करेंगे। वो तो अपने यहाँ की स्टेट के अंदर आप उठाकर देख लीजिए कि वो अपनी इंडस्ट्रीज के खिलाफ सैंक्शन लगा रहा है, वहां से लोगों को निकाल रहा है। क्या जुल्म कर रहा है? क्या भारत के लोग वहां के ऊपर जो है उनके ऊपर जुल्म नहीं कर रहा अमेरिका? हाँ, क्या अभी जहाज जब उतरा था हथकड़ियों बेड़ियों में बांध करके जो है 700 लोगों को यहाँ के ऊपर नहीं रखा था? क्या अभी एयरपोर्ट के ऊपर जो भारत का जो एक क्या नाम है वो अमेरिका के अंदर रह रहा लीगल वो था, उसको किस तरह से उसको टार्चर करते हुए वहां के ऊपर दिखाया गया? क्या इमिग्रेंट्स के साथ कुछ नहीं हो रहा वहां के ऊपर? ये एक जाहिलों का और पागलों का एक गैंग है, इसको नशा है, पता नहीं लगता, सस्ता नशा करता है। ये चैनल्स के ऊपर आने के बाद शौकत भारती साहब, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। शौकत भारती साहब, दो तीन सवाल। एक तो ये कि खबर कल भी चल रही थी कि जो नेतन्याहू का प्लेन है, वॉर प्लेन या क्या होता, वो कहीं शिफ्ट कर दिया गया, या खुद नेतन्याहू वहां से भाग गए, ऐसी खबरें, वहां से चले गए, ऐसी खबरें लोग पूछ रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, शौकत भारती साहब, ये कि क्या लग रहा है कि इसमें अब हूती, और चूंकि हिजबुल्ला का भी बहुत सख्त बयान आया है और हूती का भी बयान आया, तो ये इस वक्त इनकी क्या पोजीशन है अगर देखा जाए? क्या, क्योंकि यमन में तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी है और जश्न भी है, वहां पे प्रोटेस्ट भी है और जश्न भी है। शौकत भारती साहब, देखिए, यमन में तो जबरदस्त जश्न होगा। वजह क्या? हमास भी जबरदस्त जश्न मनाएगी। वजह क्या? कल इन्होंने पूरी कोशिश करके जो अटैक किया था, इन्होंने पूरी मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट करके ये मैसेज दिया था दुनिया को, उनकी मिलिट्री बेसेस को, उनके रडार सिस्टम को, उनके साइंटिस्ट को, उनके एडवाइजर को उन्होंने मैसेज दिया था कि अब हमने बिल्कुल गम खत्म, फिनिश। जाहिर सी बातचीत है, सबको बड़ा दुख था। अब वहां से एक बारगी निकल आना और इतने घंटे के अंदर निकल आना, चंद दिनों के अंदर निकल आना, चंद दिन में नहीं लगे, है ना, चंद घंटों के अंदर वापस आ जाना। ड्रोन तो उन्होंने उसी वक्त भेज दिए थे। इसके मतलब उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी कि ड्रोन को तुम इंटरसेप्ट करते रहो, अभी हम पीछे से मिसाइल भेजेंगे। उन्होंने इसके मतलब कि अटैक के फौरन बाद उन्होंने, जबकि उनकी मिलिट्री टीम जो ऊपर, यानी उनकी पोस्ट भी कि कौन कहां के ऊपर आएगा, उसके बावजूद भी उन्होंने इमीडिएट इतना तेज, इसके मतलब उनके पास जो है इमरजेंसी का एक इतना बड़ा सिस्टम मौजूद है कि उसने जो है आते ही उसको टेक ओवर कर लिया। और टेक ओवर करने के बाद सिर्फ बयान नहीं दिया। ईरान, याद रखें, जो कहता है वही करता है। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस की बातचीत की थी, ईरान ने ट्रू प्रॉमिस किया था तो ट्रू प्रॉमिस करके दिखा दिया। तो इसकी वजह से तमाम जो है ये जश्न मनाया जा रहा है और लोग, और दूसरी बातचीत है कि कल गदीर है और ईरान में तो शायद एक दिन पहले का मामला है, तो जश्न तो वहां पर होगा। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये गदीर का तोहफा है। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि इतनी जल्दी ईरान के तरफ से ऐसा रिटेलिएशन आएगा कि लाखों इजरायलीज को बंकर के अंदर जाना पड़ जाएगा, सारे हॉस्पिटल्स बंकर के अंदर चले जाएंगे, पूरी वॉर कैबिनेट बहुत दूर है और इजराइल के साथ कोई नहीं है। अरे क्या नाम, ईरान के साथ कोई नहीं है। इजराइल के तो जहाजों को रिफ्यूल भी कराया गया,
सीरिया से वहां के ऊपर, सीरिया पर कब्जा इसी वास्ते कराया गया था ताकि सीरिया के जरिए से हम वहां के ऊपर, सब कुछ सीरिया के जरिए हुआ है, इराक के जरिए हुआ है, इराक के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग। उसके बाद ये बहुत बड़ी बातचीत है कि अमेरिका का जो वारशिप खड़ा है वो इंटरसेप्ट कर रहा है, फ्रांस इंटरसेप्ट कर रहा है, अरब के अड्डों से जो है वहां के ऊपर अमेरिकन बेसेस ने उन्होंने इंटरसेप्ट किया। जॉर्डन ने खुलकर इंटरसेप्ट ही नहीं किया, बयान भी जारी किया, और जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस इजराइल को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया कि जो चाहे करो। उसके बावजूद भी ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। तो अगर इसका जश्न वहां के ऊपर मनाया जा रहा है और लोग खुश हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल देखिए अब जंग किस रुख चल रही है, उतार चढ़ाव तो आता जाता रहेगा। अभी तो ये भी रिपोर्ट आ रही है, मैंने आपको परसों नरसों भी बताया था कि तकरीबन 20,000 ड्रोन और मिसाइल जो यूक्रेन के तरफ थे वो मिडिल ईस्ट में शिफ्ट किए गए। और अभी रिपोर्ट आ रही है कि सबसे खतरनाक 100 हेल फायर मिसाइल जो है अभी कुछ दिन पहले इसने क्या नाम है अमेरिका ने दिया है। तो अमेरिका ने ये पूरा सामने से इजराइल है, लेकिन एक्चुअली पूरा खेल जो है वो अमेरिका का है और अमेरिका ने किया है इसको। लेकिन शौकत भारती साहब ये भी रिपोर्ट आ रही है कि ये जो अभी मिसाइल मारे हैं ये ईरान ने, तो ये तो अभी बहुत चंद है, इनके पास तो इस तरह के 5 लाख के करीब मिसाइल पूरे शहर हैं। अभी तो ये चंद मारे हैं तो ये हाल है, और अगर ईरान ने सारे बटन दबा दिए फिर देखिए ये जंग तो बड़ी स्टेज के ऊपर पहुंच गए। यूनाइटेड नेशन के अंदर उन्होंने ईरान का जो रिप्रेजेंटेशन था उसने जो है बाकायदा तौर के ऊपर सख्ती से बात ही नहीं की। उसके बाद कहा हमें इजाजत की जरूरत नहीं है कि यूएन चार्टर्ड के हिसाब से हमारे पास राइट है कि हम अटैक करें। और आज ईरान ने फिर से बयान दिया है कि वो तमाम बेसेस जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया है, हम उन तमाम बेसेस पर भी अटैक करेंगे। और आप किसी वक्त भी सुनिएगा कि आप ये जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के, इन बेसेस के ऊपर भी आप बहुत जल्दी सुनेंगे इन अमेरिकन बेसेस के ऊपर भी ईरान का एक बड़ा हमला होगा। हमने आपसे कहा था कि याद कीजिए जब स्टार्ट हुई थी कि अगर जंग बहुत बढ़ेगी तो ना अमेरिका के बेसेस यहां पर बचेंगे और ना ही यहां पर इजराइल बचेगा। इस बात को मैं बार बार कहता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। इजराइल ने खुद अपने डेथ वारंट के ऊपर दस्तखत कर दिया है ईरान के ऊपर अटैक करने के बाद। अब ये जंग जो है कहां तक चली जाएगी ये आप खुद देखिएगा। शौकत भारती साहब एक चीज क्या मतलब ईरान ने जिस तरह से अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है और जो लोग समझ रहे थे कि मुट्ठी खुल गई और कुछ नहीं और ये वो, आपने एक चीज और क्लियर कर दी किस तरीके से अंदर चूंकि पूरा सिस्टम इन्होंने कर रखा था और उसकी वजह से ये चूक हुई कि ईरान के कई कमांडर मारे गए, लेकिन इजराइल के भी कमांडर मारे गए जैसा कि आपने कहा भी उसकी तस्दीक नहीं। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूं कि इस पूरे मसले पर आखिर में एंडिंग कमेंट की ये जो फिलिस्तीन और गाजा का मामला है इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शौकत भारती साहब, क्योंकि ईरान ने दिखा दिया और ईरान का बिल्कुल क्लियर है और हिजबुल्लाह और हुती का भी बिल्कुल क्लियर है। शौकत भारती साहब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आखिर में? देखिए इम्पैक्ट ये है कि गजा के ऊपर जितना प्रेशर था वो कम हुआ है इस अटैक से, और सिर्फ जो गजा के लिए प्लान बना रहे थे उनको गजा से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना लगेगा ईरान के लिए। और जब ईरान के अटैक्स अभी बढ़ेंगे तो आप ये देखिएगा बहुत अगर बढ़ गए ना तो एक बड़ा रिवोल्यूशन आएगा, बाहर से नहीं आएगा। यही हमास के लोग, यही फिलिस्तीन के लोग जो है घुस जाएंगे। आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि वो तो मरने मारने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर बड़ा अटैक हुआ, बहुत ज्यादा अटैक हुआ और बहुत ज्यादा क्या नाम है डिस्ट्रक्शन हो गया तेल अवीव के अंदर और यहाँ और वहां, फिर उसके बाद जब मौका मिलेगा ना तो हमास वहां खामोश नहीं बैठेगी।
वहां फिर वो लोग अटैक कर देंगे उस मिलिट्री के ऊपर। और जब इनका सप्लाई चेन टूटेगा, जो गजा के अंदर लगे हुए हैं, जब इनकी सप्लाई चेन टूटेगी तो ये भागेंगे, और जब ये भागेंगे तो इनको आप देखिएगा फिलिस्तीनी दौड़ाएंगे। तो ये अब वक्त जो है वो दूर नहीं है, ये वक्त जो है वो आ रहा है, इसका इंतजार कीजिए। और क्योंकि अब गजा के ऊपर उतना टेंशन नहीं है ईरान की जंग की वजह से, जो हर वक्त नित नए प्लान गजा के लोगों को टार्चर करने के लिए बना रहा था, अब उसको वो वक्त अपने डिफेंस करने के लिए बनाना पड़ेगा कि अपने आप को डिफेंस करें, ईरान का अटैक होगा तो हम क्या करें क्या ना करें। तो नाज़रीन, ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे और हालात हाजरा को जानने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया, और हमारे लाइव प्रोग्राम को भी आप जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया।